सो लेट्स रिवाइज गाइज, हमने अभी तक कॉस्ट शीट में क्या क्या सीखा। सो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब मिलके क्या हो जाता है, प्राइम। एक्सक्यूज मी अरशद सर। हाँ बेटा सर, ये आप जो कॉस्टिंग जो पढ़ा रहे हो ये तो सब समझ में आ रहा है, बट सर मुझे है ना एक डाउट आ रहा है। वो ओके, वो डाउट ऐसा है ना सर कि ये हम लोग पूरा कॉस्ट मतलब पूरा कॉस्ट शीट वगैरह बनाएंगे, ट्रू कॉस्ट असर्टन कर लेंगे वगैरह ऐसा, बट सर इसका एक्यूरेसी और इसमें कुछ गड़बड़ है या नहीं है, ऐसे हमें कैसे पता चलेगा सर? मतलब इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ कॉस्टिंग समझने के लिए, पूरा एक एक प्रोविजन सब कुछ अच्छे से समझ रहा हूँ कॉस्टिंग का, सर बहुत ऐसे टेंशन आ रहा है कि ये समझ के कि कैसे होगा करके। अरे इतना टेंशन मत लो। देखो मैं, ये जो बच्चा है ना नादान है, अभी इसका कहना क्या है कि सर ये इतना सब मेहनत कर रहे हैं तो इसको हम लोग कैसे एक्यूरेसी वगैरह। भाई यहाँ पे जो है ना, जब कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करती है ना अपनी, तो जैसे ऑडिट में हम लोग, कंपनी लॉ में हम लोग देखते हैं कि एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 148। तो बच्चों सेक्शन नंबर 148 के अंदर जो है ना कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट करवाना पड़ता है, ठीक है। सो 148 सबसेक्शन 1 बोलता है कि आप पहले कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करो और उसके बाद हम लोगों को उसका ऑडिट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी से जो है ना उसकी एक्यूरेसी, उसका जो ऑथेंटिसिटी, करेक्टनेस, ये एस्टैब्लिश होता है ना। सो डोंट वरी, ये सब उसका बाद में ऑडिट भी होता है, ओके। तो सर ये सब जो सेक्शन 148 में एप्लीकेबल मतलब जो ऑडिट करा रहे हैं, ये ऐसा सवाल ये है कि सर ये सबको एप्लीकेबल होगा क्या? मतलब हर कंपनी को जो भी मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है, हर कंपनी को एप्लीकेबल होगा ये क्या? मतलब कैसे रहेगा इसको? समझ में ही नहीं आ रहा। तो जैसे बेटा जो तेरा क्वेरी है ना, ये एक्यूरेसी या ये सब, तो इसके लिए कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन नंबर 148 दिया है बच्चों। सेक्शन 148 में सबसे पहले जो सबसेक्शन 1 होता है वो बोलता है कि आप लोगों को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, फिर रिकॉर्ड्स जो अपन ये मेहनत कर रहे हैं ना, अपन ये पूरा रिकॉर्ड्स बनेगा ना, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 148 सबसेक्शन 2 के अंदर बोला है कि मित्रों अब वो रिकॉर्ड्स का ऑडिट भी कराओ, समझे बात को। और फिर उसमें 148 में डिटेल्स दिए कि वो कौन करेगा, कैसे करेगा, आया समझ में? तो सबसे पहले 148 में वो जो बोला गया है कि कौन रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, कौन ऑडिट करेगा, इसके लिए उन्होंने रूल्स दिए। और ऐसा इतना सिंपल नहीं है ये बहुत सोच समझ के बनाया है बेटा, ये ऐसे मजाक थोड़ी है। तो इन्होंने कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 ये रूल्स दिए। उसके अंदर सबसे बोला पहले कि देवी और सज्जनों, ऐसे नहीं, देवी और सज्जनों थोड़ी बोलते हैं वो, भाइयों बहनों। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? कुछ क्लास ऑफ कंपनीज होंगे जिन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होंगे कि नहीं करने होंगे? करने होंगे। तो कुछ क्लास ऑफ कंपनीज है दोस्तों, समझा क्या हीरो? कुछ क्लास ऑफ कंपनीज है जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स उन्हें मेंटेन करना है इन फॉर्म नंबर CRA1। और जब वो क्लास ऑफ कंपनीज बराबर वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे तब उसका ऑडिट होगा। आया ध्यान में? तो वो क्लास ऑफ कंपनीज किसे एप्लीकेबल है वो बताता हूं आपको। तो द क्लास ऑफ कंपनीज जो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में एंगेज्ड है, इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज। हाँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ देसी, विदेशी भी कंपनीज हीरो कंपनीज की बात हो रही है। सो क्लास ऑफ कंपनीज विच आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, बट उनका टोटल टर्नओवर होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़। क्या समझा? अगर वो क्लास ऑफ कंपनीज जिनका टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज, तो मित्रों उन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब ये क्लास ऑफ कंपनीज कौन सी है, ये पूछता है क्लास ऑफ कंपनीज कौन सी है। देख रहा है कैसे देख रहा है ईड के जैसे? अरे बता रहा भाई क्लास ऑफ कंपनीज कौन सी है। तो इसके अंदर दो टाइप की क्लास ऑफ कंपनीज आती है, एक है रेगुलेटेड और दूसरा है नॉन रेगुलेटेड। वेरी सिंपल। तो रेगुलेटेड मतलब कौन? जो सरकार जो है ना, हम लोग उनके ऊपर रेगुलेशंस लगाएंगे, एक रेगुलेटरी बॉडी होएगा
बराबर, वो हम लोग उसके ऊपर रेगुलेशंस लगाएंगे तो वो आ जाते हैं रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर, और जो अपने मर्जी से जैसा बिजनेस कर सकते हैं वो है अनरेगुलेटेड सेक्टर। तो ऐसे क्लास ऑफ कंपनीज, ध्यान से सुनना, क्लास ऑफ कंपनीज, वो क्लास ऑफ कंपनीज जिनका टोटल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है, बराबर, उन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। तो अभी मैं क्या बता रहा हूं आपको कि सर ये दो क्लास ऑफ कंपनीज कौन सी है, रेगुलेटेड और नॉन रेगुलेटेड। उसके अंदर कौन सी कंपनीज है, मेमोरी टेक्निक बोलता हूं उसका, बहुत बढ़िया है। दी के पेट ने जीपीएस चलाया, ये रेगुलेटेड सेक्टर में। अरे इतना मजाक भाई, अरे क्या है मेमोरी टेक्निक, दीदी नहीं, दी के पेट ने जीपीएस चलाया, तो इसके अंदर कौन सी कंपनीज आती है, डी माने ड्रग्स, ड्रग्स, वो दूसरा, हाँ वो नहीं। आई माने इंडस्ट्रियल अल्कोहल, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, वो क्या कह रहे थे, अरे सर ये मैंने नहीं करा ये सब कुछ भाई। सो डी माने ड्रग्स, आई माने इंडस्ट्रियल अल्कोहल, पेट से ध्यान में आएगा पेट्रोलियम, फिर उसी में ई और टी इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। सो डी मतलब ड्रग्स, बोल मेरे साथ साथ, डी माने ड्रग्स, आई इंडस्ट्रियल अल्कोहल, पी पेट्रोलियम, ई इलेक्ट्रिसिटी, टी टेलीकम्युनिकेशन, और लास्ट में जीपीएस गैस, जी माने गैस, पी फार्मास्यूटिकल और एस मतलब शुगर। चलो बच्चों सब लोग एक साथ लाउड एंड क्लियर बोलेंगे, तू भी बोल रहे, अभी क्या इधर कॉस्टिंग पढ़ाने के चक्कर में भी कॉस्ट ऑडिट आ गया इधर, चलो बोलो फटाफट सब लोग, एवरीबॉडी, दी के पेट ने जीपीएस चलाया, बोलो एक बार वापस से। दी के पेट ने जीपीएस चलाया। अब उसका आगे बोलो क्या क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, डी मतलब क्या है, चलो कम ऑन एवरीबॉडी लाउड एंड क्लियर, डी मतलब ड्रग्स, यस सर, वेरी गुड, आई इंडस्ट्रियल अल्कोहल, यस सर आ रहा है, उसके पेट पेट्रोलियम इलेक्ट्रिसिटी टेलीकम्युनिकेशन, और लास्ट में एवरीबॉडी जीपीएस मतलब गैस फार्मास्यूटिकल एंड शुगर, राइट। तो ये जो है ना दोस्तों, आप समझिए, वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप, यस, मजा आ रहा है ना, ये ना बात। सो आप समझने की कोशिश कीजिए, ये जो कंपनीज है ये रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर आती है, और ऐसा नहीं है कि ये कंपनी है तो इसको रिकॉर्ड करना है। अगर इनका वापस से टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़ है, तो समझा बात को, तो इन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। अब अनरेगुलेटेड सेक्टर में कौन से हैं, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में कौन से हैं, तो इसका भी जोरदार मेमोरी टेक्निक बताता हूं, वो कौन सा है, अटैक्स ऑन सीएम। अटैक करने का है किसके ऊपर, सीएम के ऊपर। ढोकले सही में नहीं करना है तो जाएगा जेल में, ठीक है ना, ये एक मेमोरी टेक्निक तेरे को याद रखने के लिए बना है। सो अटैक्स ऑन सीएम, ए मतलब क्या, अटैक करने के लिए अभी क्या चाहिए अपने को, आर्म्स एंड अम्यूनिशन, बराबर है कि नहीं। सो ए मतलब आर्म्स एंड अम्यूनिशन। फिर अब तुमने अटैक कर लिया, अब डर लग रहा है, अरे सर अटैक हो गया, अभी क्या करें, तो भागना पड़ेगा ना, तो भागने के लिए क्या करेंगे, टी मतलब टायर, टी मतलब टर्बोजेट्स, और टी मतलब क्या, ट्यूब्स, टायर में ट्यूब डालेगा ना, तो ये कंपनी टी टायर ट्यूब्स एंड टर्बोजेट्स। अब गाड़ी चाहिए तो गाड़ी के लिए चाहिए क्या, स्टील, तो स्टील। फिर अपन भागेंगे तो कहीं ना कहीं तो छुपना पड़ेगा ना अपने को, तो कहां छुपेंगे, तो सीमेंट की दीवार बना के हम लोग छुप जाएंगे। भैया ये सीमेंट की, कौन सी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, दीवार टूटेगी नहीं, छुप जाना वहां पे। और फिर अटैक करते समय, भागते समय अगर कुछ लग गई होगी ना, तो लगेगा क्या, मेडिकल डिवाइसेस, वेरी सिंपल, राइट। सो अटैक्स ऑन सीएम मतलब ए से क्या आता है, आर्म्स एंड एम्यूनिशन। फिर भागेंगे, भागने के लिए चाहिए टायर ट्यूब्स टर्बोजेट्स स्टील, एंड फिर छुपने के लिए चाहिए सीमेंट और मेडिकल डिवाइसेस। सीमेंट के अंदर मतलब दीवार बनाएंगे, छुप जाएंगे और लगा रहेगा तो मेडिकल डिवाइसेस। चलो बोलो अभी सब लोग, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर कौन से कंपनीज आते हैं, अटैक्स ऑन सीएम, बोलो बेटा। सो ए मतलब आर्म्स एंड अम्यूनिशन, टी मतलब टायर, टी मतलब ट्यूब्स, टी मतलब टर्बोजेट्स, उसके बाद एस मतलब स्टील, सी मतलब सीमेंट और एम मतलब मेडिकल डिवाइसेस। तू जब बोला था तभी तू स्टील भूल गया था, मेरे को ध्यान है, मेरे कान बहुत तेज है, मेरे को मालूम है सब, ठीक है, ओके। उसके बाद अभी क्या हुआ सीन, आप समझिए बात को कि यहां पे ये जो है ना, ये इन कंपनीज को रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड, इन्हें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत है अगर इनका टोटल टर्नओवर 35 करोड़ या उससे ज्यादा है। अब रिकॉर्ड्स मेंटेन कर दिए तो खत्म हो गया क्या, नहीं,
सिर्फ रिकॉर्ड्स थोड़ी मेंटेन करना है। इसका जो क्वेरी है ना, इसे देख मत, ध्यान से सुन क्या बोल रहा हूँ। तेरा जो ओरिजिनल क्वेरी था ना कि सर उसका एक्यूरेसी कर रहा हूँ सॉल्व, तो अब रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे तो उसका एक्यूरेसी के बारे में कुछ बातचीत होएगा ना। तो एक्यूरेसी एस्टेब्लिश करने के लिए अब 148 सबसेक्शन 2 ने बोला ऑडिट कराओ अभी। तो अभी अपन क्या करेंगे, ऑडिट करेंगे। तो ऑडिट डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है तो डायरेक्टली ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब इसके लिए ऑडिट के लिए प्रोविजन है। चक्कर आ रहा है, रुक समझाता हूं। रिकॉर्ड्स पहले मेंटेन करेंगे। किसे किसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है ये समझ में आ गया आप लोगों को। टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़, रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड। यहां तक बात खत्म हो जाती है इन रिस्पेक्ट टू व्हाट? यस, इन रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। अब बारी आती है अबाउट कंडक्टिंग द ऑडिट। तो इनको ऑडिट एप्लीकेबिलिटी का भी प्रोविजन दिया है। इसमें ऑडिट एप्लीकेबिलिटी का प्रोविजन में क्या दिया है इधर देखना। ये जो है ना रेगुलेटेड सेक्टर्स के कंपनीज जो है, इनका अगर टोटल टर्नओवर, आप समझिए टोटल टर्नओवर अगर उनका 50 करोड़ या उससे ज्यादा है एंड इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़ या उससे ज्यादा है, मतलब टोटल टर्नओवर 50 करोड़, इनका कौन सा ये रेगुलेटेड। अगर इनका टोटल टर्नओवर 50 करोड़ एंड इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़, अगर ये दोनों कंडीशंस पूरे हो जाते हैं तो इन्हें ऑडिट एप्लीकेबल होगा। तो रेगुलेटेड सेक्टर के अंदर अगर उनका इंडिविजुअल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 करोड़ एंड टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़, तब इन्हें ऑडिट एप्लीकेबल होगा। उसके बाद आते हैं इनवेयर नॉन रेगुलेटेड। तो इनको बोला है कि इनका इंडिविजुअल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़ एंड टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़, तो ये जो है ये नॉन रेगुलेटेड को एप्लीकेबल होगा। तो आप समझेगा बेसिकली, समझा क्या भाई कि बेसिकली दोनों सेक्टर्स में डिवाइड करने का रीजन क्या है, ऑडिट एप्लीकेबिलिटी विल बी डिफरेंट। ठीक है, इधर इंडिविजुअल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 करोड़, टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़, दोनों सेटिस्फाइड, ऑडिट इनको एप्लीकेबल। इधर आएंगे नॉन रेगुलेटेड में इंडिविजुअल टर्नओवर 35 करोड़ एंड टोटल टर्नओवर 100 करोड़, तो इधर ऑडिट एप्लीकेबल। अगर कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ऑडिट नॉट एप्लीकेबल। मतलब ऑडिट एप्लीकेबिलिटी के लिए दोनों कंडीशंस इंडिविजुअल और टोटल का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। यहां पे बच्चों आपके मन में सवाल आता होगा, ये भी देखो कैसा देख रहा है, सर खुजा है। भाई मेरे को पता है क्या पूछने वाला है, तो तुम बोली मत, तो रुक रुक रुक, मैं क्या बोल रहा हूं। इंडिविजुअल टर्नओवर और टोटल टर्नओवर का कॉन्सेप्ट क्या है सर, बताता हूं। इंडिविजुअल टर्नओवर मतलब जैसे अपन ने देखा कि ड्रग्स, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो मेन बिजनेस है ना उनका, जिसके लिए हमें कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं। तो इंडिविजुअल टर्नओवर मतलब सिर्फ उसी का टर्नओवर देखेंगे। देखो अब वो जो कंपनी है वो कुछ और धंधे भी तो करती होंगी ना, कुछ और बिजनेस भी तो करता होगा। सो जिसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है वन, अलोंग विद अदर बिजनेसेस दैट द कंपनी इज डूइंग, इस सबको मिला के बोलेंगे टोटल टर्नओवर। बट जिसके लिए कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है उसका ही टर्नओवर देखेंगे तो हाँ, इंडिविजुअल टर्नओवर। समझ में आया आपको? तो ऐसा इसके लिए उसके लिए देखना है। क्लियर है? ये कंडीशंस पूरे होने के बाद भी इन्हें कुछ एग्जेम्पशन दिए गए हैं। वो एग्जेम्पशन कौन से कंपनीज को है? इनको कंपनीज को है। मतलब भले ही इन्हें ऑडिट एप्लीकेबल है तो भी सरकार बोलता है कि तुम मत करो। ठीक है, सो क्या है उसके अंदर? नंबर 1, अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में लोकेटेड हो तो सरकार बोल रही है इन लोगों को कि भाई तुम मत करो, यू आर लोकेटेड इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो इन्हें एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकंड, अगर ये अपना जो रेवेन्यू है 75% ऑफ द रेवेन्यू इफ दे आर जनरेटिंग इट फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, ठीक है, तो भी इन्हें एग्जेम्पशन दिया गया है। एंड थर्ड, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी
खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, मतलब ये कंपनी अगर खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है फॉर देयर ओन कंजम्पशन विच इज कॉल्ड एज द कैप्टिव कंजम्पशन, खुद के लिए जनरेट कर रहे हैं, खुद कंज्यूम कर रहे हैं, तो उन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं है। भाई ये जो मैंने पढ़ा है ना इतना कॉस्टिंग में, वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है इन लोगों को, बस एग्जेम्पशन किससे है? ऑडिट से। ठीक है, सो क्या समझे? ऑडिट करने के लिए सबसे पहले रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे तब ऑडिट एप्लीकेबल होगा। ऑडिट किसे एप्लीकेबल होगा ध्यान में है क्या? इंडिविजुअल टर्नओवर फॉर रेगुलेटेड कंपनीज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 करोड़ एंड टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़। सेकेंड, नॉन रेगुलेटेड को कब एप्लीकेबल होगा? when individual turnover is greater than or equal to 35 crores and total turnover greater than or equal to 50 crores. Clear? Exemption किसे किसे है? One, located in special economic zone. या तो 75% of the revenue is from exports, या तो they are generating electricity but for captive consumption, खुद के लिए through captive generating plant. ठीक है, समझ में आया? हो गया तेरा ये रिकॉर्ड्स ऑडिट। अच्छा, तो सर इन्हें ऑडिट ऐसे एप्लीकेबल हो जाएगा, फिर ये एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ये सर ओके, मतलब समझ में आ गया पूरा। अच्छा, और बाकी कौन अपॉइंट करेगा? ये कौन होगा ऑडिटर? इसको पैसा कौन देगा? पैसे कौन देगा सर इसको? फिर सर ये क्या कैसे रिपोर्ट करेगा सर? इसके बारे में जरा कुछ, मतलब कोई भी हो सकता है क्या? मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा या कौन होगा सर? मतलब ऐसा बताओ ना सर। सर और सर। अच्छा, तो भाई देखो कौन अपॉइंट करेगा, कैसे अपॉइंट करेगा, क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले कौन होगा ये। तो कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जो क्वालिफाइड पर्सन है वो है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, CMA। तो ऑडिटर्स कौन है? तो CMAs है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, ये ऑडिटर्स है। इनको अपॉइंट कौन करता है? तो इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है। ठीक है ना? सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स within 180 days from the commencement of financial year वो लोग उसे अपॉइंट करते हैं। तो अगर ये टाइमलाइन आपको दिख रहा है तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ द ईयर, बराबर। स्टार्ट के 180 दिन के अंदर, मतलब इस पीरियड के अंदर, ये पूरा फाइनेंशियल ईयर है, इस पीरियड के अंदर, दैट इज स्टार्ट से लेके 180 डेज के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑडिटर्स को अपॉइंट कर देना चाहिए। ये चाहे फर्स्ट ऑडिटर हो या चाहे ये सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, प्रोविजन सेम है। कैजुअल वैकेंसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही फिल करेंगे। यहां पे दोस्तों आपको एक खास बात बता दूं, इनका जो पैसा है ना, पैसा ये मेंबर्स फिक्स करेंगे। भले ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिटर्स को अपॉइंट कर रहे हैं, इनका रेम्यूनरेशन फिक्स होगा बाय मेंबर्स। क्लियर एकदम? यस सर। अब फिर ये जो आएगा ऑडिटर, हम लोग सरकार को इंटीमेट करेंगे इन फॉर्म नंबर CRA2। CRA1 आपको याद था, जब हम लोग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है तो उसका फॉर्मेट CRA1 में है। ऑडिटर का अपॉइंटमेंट इंटीमेट करेंगे इन फॉर्म नंबर CRA2। फिर क्या है कहानी? ऑडिटर आएगा, बराबर, और क्या हो जाएगा? ऑडिटर आके अपना कामकाज करेगा, बराबर। वो काम खत्म करके वो रिपोर्ट बनाएगा इन फॉर्म नंबर CRA3। उसने ये काम खत्म करना है विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यहां पे मैंने क्या बोला? एंड। साल खत्म हुआ ना अभी, साल खत्म होने के 180 दिन के अंदर उसने क्या करना है? उसने रिपोर्ट करना है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब ये रिपोर्ट मिल जाएगा तो वो आगे फॉर्म नंबर CRA4 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज देंगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस रिपोर्ट को स्टडी करके और कुछ इंफॉर्मेशन मांगना है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मांग सकती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये काम करेंगे विद इन 30 डेज। सिंपल एकदम। यस सर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या ये कहानी थी। दैट्स इट। सो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। ये पूरा कॉस्ट ऑडिट का फंडा है ये, ठीक है। सो
लेट्स हैव अ क्विक रिकैप गाइस एवरीवन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इन फॉर्म नंबर CRA1 द रिकॉर्ड्स आर सपोज टू बी मेंटेन्ड। ठीक है, किसे किसे मेंटेन करना है? तो क्लास ऑफ कंपनीज विच आर एंगेज्ड इन प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनीज हैविंग टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़। ये किसे एप्लीकेबल नहीं है वो हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक, बता देता हूं। तो ये किसे एप्लीकेबल नहीं है? तो इट इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज क्लासिफाइड एज माइक्रो एंड स्मॉल एज पर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट। तो माइक्रो और स्मॉल कंपनीज को ये एप्लीकेबल नहीं है। एप्लीकेबल जिन्हें है वो क्लास ऑफ कंपनीज दो टाइप के, रेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड। रेगुलेटेड में हमने कंपनीज देखी, डी के पेट ने जीपीएस चलाया, अटैक्स ऑन सीएम। तो अगर ये 35 करोड़ या उससे ज्यादा टोटल टर्नओवर का क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो इन्हें रिकॉर्ड्स मेंटेन करना जरूरी है। इनका ऑडिट का एप्लीकेबिलिटी का प्रोविजन अलग से दिया है। रेगुलेटेड सेक्टर्स में अगर इंडिविजुअल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 करोड़ एंड टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़ अगर है तो इन्हें ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। नॉन रेगुलेटेड के अंदर अगर उनका इंडिविजुअल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 करोड़ है एंड टोटल टर्नओवर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़ है तो उन्हें ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। Irrespective of the fact if they comply with these provisions, अगर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है या तो 75% of the revenues from exports या तो they are generating electricity through captive generating plant, तो इन्हें ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। उसके बाद ये ऑडिटर्स अपॉइंट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनका रेम्यूनरेशन फिक्स करेंगे मेंबर्स एंड अपॉइंटमेंट होगा विद इन 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद इंटीमेशन होगा टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म नंबर CRA2 विद इन 180 days फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर और 30 days फ्रॉम द बोर्ड्स रेजोल्यूशन व्हिचएवर इज अर्लियर। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑडिटर्स रिपोर्ट सबमिट करेंगे इन फॉर्म नंबर CRA3 within 180 days from the end of the financial year and board of directors ये central government को देंगे in form number CRA4 within 30 days from the date of receipt of report. That's it. समझा? चलो let's get back to what we were studying. cost sheet पे आते हैं। चलिए, so direct material, direct labor, direct expenses gives us the prime cost.